Hello friends, welcome to my channel Fresh Start, a platform to connect and support. I'm here with my part 3 of videos on top 1000 general science MCQs which are asked in different competitive examinations. Hope you guys watched my earlier videos of the series. If not, then please do watch as it will help you in your coming examinations. So starting with the first question of this video, fertilizer having high nitrogen content is, and answer is अमोनियम नाइट्रेट. ओके, सो किस फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है? वो है अमोनियम नाइट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर रिक्वायर्ड फॉर ए मैन इज, आंसर इज 1000 क्यूबिक फीट ऑफ एयर फॉर एवरी 20 मिनट्स. ओके, मतलब हर एक 20 मिनट पर 1000 क्यूबिक फीट वॉल्यूम ऑफ एयर, फ्रेश एयर मैन को चाहिए ब्रीथ करने के लिए. ठीक है, और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है ह्यूमन का? नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट. ओके, नेक्स्ट, सरफेस टेंशन इन लिक्विड इज ड्यू टू, एंड द आंसर इज कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स. ओके, सो क्या है कोहेसिव फोर्सेस? कोहेसिव फोर्सेस आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस which causes a tendency in liquids to resist separation. Okay, and these attractive forces exist between molecules of same substance. जैसे वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिसको हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे, और वो रेसिस्ट करेगा यानी फोर्स को जो कि उनके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर प्लेट. क्वेश्चन इज अ सर्कुलर प्लेट, अ क्यूब एंड अ स्फीयर, okay, all made of same material and having the same mass are heated to 300 degrees Celsius and left in the room. Which of them will have the slowest rate of cooling? So answer will be slowest rate of cooling किसका होगा? स्फेयर का. ओके, तो अगर सेम वॉल्यूम या सेम मास है, सेम मटेरियल का बना है सब्सटेंस, ठीक है, तो उसमें सबसे कम जिसका सरफेस एरिया होगा उसकी रेट ऑफ कूलिंग उतनी ही ज़्यादा स्लो होगी. क्यों? क्योंकि अगर सरफेस एरिया कम है तो वो सरफेस एरिया अपने एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में कम आ रहा है. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा एटमॉस्फेयर के, तो उतनी जल्दी वो अपनी रेडिएशन हीट को लूज़ करेगा. कम एरिया है तो धीरे से लूज़ करेगा, इसलिए इसमें से सबसे कम एरिया किसका होगा? स्फेयर का. ये सबसे स्लोवेस्ट रेट ऑफ कूलिंग होगी इसकी, लेकिन सर्कुलर प्लेट की फास्टेस्ट रेट ऑफ कूलिंग होगी. ठीक है, next question, where does the oxygen that keeps us alive comes from? and the answer is water. okay, कहाँ से आता है? water से आता है. and किस तरह से? फोटोसिंथेसिस के थ्रू. फोटोसिंथेसिस में वाटर यूटिलाइज होता है. ठीक है, और यही वाटर से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजरपाइन इज यूज टू, एंड द आंसर इज टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर. ओके, तो रिजरपाइन क्या करता है कि हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स है, ठीक है, उसको वो रिड्यूस करता है. उसके अलावा वो हार्ट रेट जो है उसको कंट्रोल करता है, और जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसका पेरिफेरल रेसिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज करता है. ठीक है ना, सॉरी, पेरिफेरल रेसिस्टेंस जो है आर्टरीज का वो डिक्रीज करता है. तो इस तरह से हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा वो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोस. क्या डायग्नोस करने के लिए अलीसा टेस्ट किया जाता है? आंसर होगा एड्स एंटीबॉडीज. ओके, तो एड्स एंटीजन अगर आंसर ऑप्शन में है तो वो आप टिक नहीं करोगे, एड्स एंटीबॉडीज टिक करोगे. ठीक है, और एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, why excessive heating and repeated use of cooking oil is most undesirable. ठीक है, तो इसका आंसर होगा कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस लाइक बेंजपायरीन आर प्रोड्यूस्ड. ओके, तो होता क्या है, अगर आप किसी ऑयल को हीट करते हो तो एक पॉइंट होता है जिसके बाद फर्दर हीटिंग से वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लूज करने लगता है या चेंज करने लगता है एंड अलग प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं. ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें से कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस भी बनता है जैसे बेंजपायरीन. ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन,
द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज, आंसर इज इथाइलिन. ओके, इथाइलिन को यूज किया जाता है. Now next question, optic fibers are used in, and the answer will be endoscopy. ओके, तो ऑप्टिक फाइबर्स किस में यूज़ किए जाते हैं? एंडोस्कोपी में यूज़ किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये फाइबर्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और इजीली बेंड हो सकते हैं. ठीक है, और बहुत ही थिन भी होते हैं. तो और दूसरी चीज़, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं ऑप्टिक फाइबर्स. तो बेसिकली एंडोस्कोपी किया जाता है टू व्यू इंटरनल बॉडी पार्ट्स. Next question, the three elements most needed in common fertilizers are, and the answer will be nitrogen, potassium and phosphorus. Okay, ये तीनों elements common fertilizers में चाहिए. Next question, which one of the following metal pollutes the air of a city having a large number of automobile? And the answer is lead. Okay, लेकिन आजकल लेडेड गैसोलीन अभी ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहे हैं. ठीक है, तो इससे हमारा जो ऑटोमोबाइल से जो पोल्यूशन होता था लेड का, वो 98% तक रिड्यूस हो गया है. लेकिन जहाँ पे मेटल की प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में लेड का कंसंट्रेशन मिलता है. तो अगर आप कोई भी फेरस या नॉन फेरस मेल्टर्स की तरफ जाओगे या जहाँ पे बैटरी का मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे जाओगे, तो वहाँ पे एयर में लेड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, ईस्ट्रोजन. ओके, और मेल सेक्स हार्मोन अगर होता तो क्या होता? टेस्टोस्टेरॉन. नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा? इसका आंसर सबको पता होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, जिसको हम NaHCO3 भी कहते हैं. ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्नो on the mountain doesn't melt all once and when it is heated by the sun, because क्यों नहीं मेल्ट होते जब सन से हीटेड होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन. ठीक है, तो अगर कोई भी माउंटेन पे स्नो है और उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो मेल्ट एट वंस नहीं हो पाते, एट ऑल सारे के सारे तुरंत एक साथ मेल्ट नहीं हो पाते हैं. क्यों? क्योंकि जो आइस, जो स्नो है माउंटेन्स पे, अगर मान लो न्यू स्नो है तो वो ज़्यादा ही प्योर होगा, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी, तो वो हीट रेडिएशन जो सन से आ रही है उनको पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करने से वो मेल्ट नहीं होता है. लेकिन वो कब मेल्ट होगा? जब आपके सी की तरफ से वार्म एयर माउंटेन्स की तरफ मूव करेंगी, तो वार्म एयर के कारण वो स्नो मेल्ट होने लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर, एटॉमिक पाइल को क्यों यूज़ किया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? तो कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिजन. ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिजन. तो इसमें होता क्या है कि मेनली एन एटॉमिक पाइल क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है. ठीक है, जिसमें कि कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को करवाया जाता है. ठीक है ना, किस लिए करवाया जाता है? एनर्जी को जनरेट करने के लिए. ठीक है, और इसमें होता क्या है? इसमें लार्ज ग्रेफाइट के ब्लॉक्स होते हैं. ठीक है, और इन ब्लॉक्स के अंदर यूरेनियम के रॉड्स होते हैं जो कि फ्यूल की तरह वर्क करते हैं. तो एटॉमिक पाइल आपको समझ में आ गया, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पे एनर्जी को जनरेट कराया जाता है, जिसमें लार्ज ग्रेफाइट ब्लॉक्स मिलेंगे, उसके अंदर यूरेनियम के रॉड्स एम्बेडेड होंगे. ठीक है, तो ये एक एटॉमिक पाइल होता है जिसमें कि हम न्यूक्लियर फिशन करवाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोव द कॉमनली यूज्ड स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम द, किससे पाया जाता है? क्लोव, जिसे हम लौंग भी कहते हैं, गरम मसाले के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, वो हमें फ्लावर बड से हम ऑब्टेन करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबरर्स हु डू हार्ड मैनुअल लेबर डेवलप थिक स्किन ऑन देयर पाम्स एंड सोल्स ड्यू टू, किस कारण से वो डेवलप कर लेते हैं थिक स्किन? उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज. ओके, तो इसमें होता क्या है कि अगर आप कोई हार्ड वर्क करते हो, आपके जैसे मान लो कि अगर आप कोई प्लफिंग कर रहे हो, फावड़ा चला रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या है? हाथ में लगातार प्रेशर लगता है, फ्रिक्शन होता है, तो हमारे स्किन के अंदर डर्मिस, जो स्किन का एक
पार्ट है डर्मिस, एक लेयर है, उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं कि वो डिफरेंट सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं या कन्वर्ट जिसे कह सकते हो कि हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्किन पे प्रेशर लग रहा है तो बॉडी का डिफेंस क्या होगा कि उधर की स्किन को हम थिक कर दें ताकि प्रेशर कम लगे, इंजरी इंटरनल और जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनको कम हो, थिकनिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्किन का एक लेयर है डर्मिस, उसमें जो फाइब्रोब्लास्ट है वो कुछ प्रोटीन्स, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन सिक्रेट करता है थिकनिंग करने के लिए। वो प्रोटीन का नाम क्या है? प्रोटीन का नाम है DKK1, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन सिक्रेट होती है थ्रू फाइब्रोब्लास्ट, ये मेनली कहाँ पे होती है? पाम्स पे और सोल्स पे। बाकी जो हमारा बॉडी पार्ट का स्किन है उसमें फाइब्रोब्लास्ट ये प्रोटीन नहीं सिक्रेट करते हैं या बहुत ही कम अमाउंट में करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज अकर्स इन, एंड द आंसर विल बी ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट, ओके। तो ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ये जो एक्टिविटी होती है वो मेनली किस वेवलेंथ के बीच में होती है? 400 to 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ के बीच में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रीथ टेस्ट यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजेस, क्या चेक करते हैं वो? तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड को चेक करते हैं, के थ्रू चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब अल्कोहल के वेपर्स, ठीक है ना, येलो कलर के डाइक्रोमेट कोटेड क्रिस्टल्स से पास होते हैं, यहाँ वहाँ उससे पास करवाया जाता है, तो येलो कलर जो है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जितना डिग्री ऑफ चेंज होगा येलो टू ग्रीन, वो डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि लेवल ऑफ अल्कोहल कितना है सस्पेक्ट जो है जिसका हम चेक कर रहे हैं उसके ब्रेथ में, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड चेन रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम, एंड द आंसर विल बी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। फूड चेन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? तो ये आपको पता होगा, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफॉइड फीवर इज काउज्ड बाय, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइफॉइड फीवर किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से, जो कि एक बैक्टीरिया है, और किस शेप का है? रॉड शेप का होता है। टाइफॉइड किससे होगा? साल्मोनेला टाइफी बैसिलस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच डजंट एक्सपैंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेज टू सॉलिड स्टेज इज, कौन सा सब्सटेंस है जो कि एक्सपेंड नहीं होगा सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में जाने पर, ठीक है। तो वो इसका आंसर होगा टाइप मेटल, ठीक है। तो बेसिकली टाइप मेटल क्या होता है कि एक प्रिंटिंग टाइप मेटल होता है, ये एक प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये एक एलॉय है जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो लेड होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एंटीमनी और टिन भी होते हैं, जो कि जो कैरेक्टर्स हैं जो उसको प्रिंट किया जाएगा वो कैरेक्टर को टफ और ड्यूरेबल बनाते हैं, ठीक है। तो टाइप मेटल होगा जो कि लिक्विड टू सॉलिड में एक्सपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन्स टू द विसल ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन्स, द विसल हर्ड इज, क्या होगा? ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स, ओके। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो एयर है वो एक कंप्रेसिबल मीडियम है, ठीक है। तो जब ट्रेन अराइव कर रही होती है आपकी तरफ, तो क्या होता है कि उसके विजल्स हाई पिच के सुनाई देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे कान में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है एयर में, उस पर मोर प्रेशर हिट कर रहा होता है, ठीक है ना, इन कंपेयर्ड विथ जब ट्रेन लीव अवे फ्रॉम अस जा रहा हो, क्योंकि उस समय क्या होगा कि एयर जो है वो हमारे से अवे प्रोपेगेट करेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिकॉर्डिंग अ परमानेंट 3D फोटोग्राफ ऑफ ए गिवन सिंगल कलर और मल्टी कलर, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो बेसिकली होता क्या है, होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग जो है वो एक इमेज नहीं है, बल्कि इसमें रैंडम स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट इंटेंसिटी या डिफरेंट डेंसिटी के रैंडम स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें एक इलेक्शन देते हैं 3D फोटोग्राफ का, ठीक है, जो कि सिंगल या मल्टी कलर का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, इसका क्या आंसर होगा, अनेमोमीटर। ठीक है, अनेमोमीटर इसका आंसर होगा, स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय अनेमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो कौन सा है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। सोलर भी है, यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी भी है, टाइडल पावर भी है, तो न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इनमें से कौन सा यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी। ठीक है, ए बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ब्लड ग्रुप है ए बी ब्लड ग्रुप, उसमें ए एंड बी एंटीजेंस आरबीसीज के सरफेस पे होंगे, तो क्या होगा कि उसके ब्लड प्लाज्मा में ना ही ए के और ना ही बी के एंटीबॉडीज़ होंगे, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप में पर्सन जो है वो किसी को डोनेट नहीं कर सकता है अपने ब्लड को। ठीक है ना, लेकिन वो रिसीव कर सकता है किसी भी ग्रुप से। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल वाटर विच इज़ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस टू द प्लांट लाइफ इज, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका होगा कैपिलरी वाटर। क्या होगा, कैपिलरी वाटर। क्यों, क्योंकि जो फेनोमेना, पहले तो जो फेनोमेना है कैपिलरिटी की, वो हमारे सॉइल पे भी अप्लाई करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर है अपवर्ड, कैपिलरी में क्या होता है, वाटर अपवर्ड की तरफ मूव करता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, किसके किसके थ्रू वो मूव करेगा, उसमें कैपिलरीज कैसे बन रही हैं, थ्रू सॉइल पोर्स और स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इट एनेबल सॉइल टू रिटेन वाटर। लेकिन ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, अगर सॉइल में जो पोर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो उसमें जो वाटर होगा वो ग्रेविटेशनल वाटर कहलाएगा। ठीक है, अगर पोर्स बड़े हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल कैपिलरी एक्शन नहीं होता है, वाटर अपवर्ड पुल नहीं होता है, बल्कि वो डाउनवर्ड पुल होता है, तो प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी यूज़ के नहीं है। ठीक है, और अगर आप वाटर लॉगिंग कर देते हो, खूब सारा पानी डाल देते हो, ऊपर तक पानी पानी दिख रहा होता है, अगर फार्म में किचन गार्डन है आपका, तो अगर आप डाल के देखना ऊपर ऊपर तक अगर पानी भर जाता है ज़मीन के, तो वो ग्रेविटेशनल वाटर ही कहलाता है, क्योंकि उसके नीचे बड़े पोर्स हो जाते हैं और वो पानी स्टैगनेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, वो सॉइल की एयरेशन नहीं हो पाती है, ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती, क्योंकि सॉइल और एयर के बीच में वाटर का एक लेयर आ गया होता है। इसीलिए बेस्ट वाटर क्या रहेगा, कैपिलरी वाटर फॉर प्लांट लाइफ। ओके, so guys, thank you for watching my video, and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.